हाँ, तो अब हम इसके एक और पॉइंट पे मैंने बोला कि एक और पॉइंट पे चेक करते हैं। तो अब मान लो कि आप चेक कर रहे हैं x इक्वल टू 4 पे, लेट इस पे चेक करने जा रहे हैं। तो देखो x इक्वल टू 4 पे चेक करेंगे तो ये आपका कोई कहेगा पहले हम f ऑफ 4 इक्वल टू f ऑफ 4 प्लस इक्वल टू f ऑफ 4 माइनस इक्वल टू फाइनाइट। चक्कर वही है, बेसिक डेफिनेशन बार बार वही रहेगी। f ऑफ 4 अगर कोई निकालने के लिए कहेगा तो हम कहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 ग्रेट साइन 1, फिर क्या आया साइन 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 कितना बोलो 4, और ये हो गया। अब यहां से अब हमको ये पता करना है कि भाई ये साइन 4 की वैल्यू कितना होगी, क्या आएगा साइन 4। तो ग्राफ बनाते हैं, ये देखो ग्राफ रहा ऐसे, ये इसका ग्राफ रहा, साइन का ग्राफ हो गया, ये है 0, ये है पाई, ये है 2 पाई। पाई का मतलब है 3.14, 4 आएगा, ये की वैल्यू है आपकी 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 का मतलब कुछ आपका कि ये कुछ 4.5 से थोड़ा सा ज्यादा, तो 3.14 4.5 के बीच में ही कहीं ये 4 आएगा, तो 4 कहीं यहाँ रहा और 4 यहाँ रहा, मतलब इसके रिगार्डिंग वैल्यू ये आया। और जो ये वाली वैल्यू है वो आप देखो ध्यान से बच्चों, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पे जो वैल्यू है -1 और 0 इसके बीच में कहीं आ रहा है, मतलब 0 से कम हो रहा है। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से कम, और कितना कम, बहुत थोड़ा सा, और कम तो इसकी वैल्यू हो गई -1। मतलब हमारे लिए f ऑफ 4 आ गया फिलहाल में -1। बहुत शानदार। जरा आगे देखते हैं कि f ऑफ -4, तो अब f ऑफ 4 तो निकाल लिया -1, अब हम निकालने वाले हैं f ऑफ 4 प्लस और f ऑफ 4 माइनस। हाँ, तो f ऑफ 4 प्लस निकालेंगे। अब बात करने वाले हैं f ऑफ 4 प्लस, मतलब राइट हैंड लिमिट, इसी को नाम है राइट हैंड लिमिट। ये हो जाएगा आपका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन में ये तो बताएगा ही 4 प्लस h लिखना ही पड़ेगा। ये हो गया साइन में h टेंडिंग टू 0 है, ध्यान रखना ये बात। 4 से थोड़ा सा ज्यादा का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 फिर से आएगा, और आप देख चुके हो पीछे इसी को लिखा था मैंने कि 0 से कम, तो 0 से कम हो गया आपका, इसकी वैल्यू फिर से हो गई -1। बहुत शानदार, अच्छी बात है। अब f ऑफ 4 माइनस लेते हैं, तो f ऑफ 4 माइनस लेंगे मतलब साइन में ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 माइनस h, ठीक है 4 माइनस h। फिर आपका अब जरा देखो 4 से कम, अंदर वाला 4 से कम है, 4 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। अब हमें साइन 3 की वैल्यू चाहिए, फिर से हम ग्राफ बनाएंगे। देखो फिर से ग्राफ बनाएंगे, कुछ साइन का ग्राफ बना लिया, ये हो गया 0, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई। पाई का मतलब 3.14, क्या 3 इससे पहले आएगा क्या, यहाँ पे पाई बाई 2 1.57, 3 कहीं यहाँ आएगा क्या। इसके रिगार्डिंग देखो वैल्यू क्या है, इस बार 1 से कम हो रही है क्या, देखो तो बच्चों 1 से कम हो रही है क्या, ये वाली वैल्यू है साइन 3 की, ये वाली वैल्यू है साइन 3 की। ये वैल्यू 1 से कम है, मतलब इस बार आया 1 से कम, और 1 से कम की वैल्यू क्या हो गई 0। मतलब क्या आया, देखो हमारे पास आया है f ऑफ 4 इक्वल टू -1, f ऑफ 4 प्लस इज इक्वल टू -1, f ऑफ 4 माइनस अनफॉर्चुनेटली आ गया 0। मतलब ये दोनों इक्वल नहीं हुआ, मतलब आपका आप ये कह सकते हैं कि LHL नॉट इक्वल टू RHL, और LHL RHL बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब कि फंक्शन आपका हो गया डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 4। तो आप ऐसे ही x इक्वल टू 4 के बाद x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 1 पे तो निकाल चुके हैं, x इक्वल टू 2 पे और x इक्वल टू 3 पे भी आप चेक करना बिल्कुल सिमिलर वे में। जहां पे फंसे ये ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह में जहां पे आप फंस लगता है कि नहीं यहाँ पे अब हम फंस जाएंगे, तो वहां पे तुरंत ही आप ग्राफ बना के देखो आगे पीछे की किस इंटीजर्स के बीच में इसकी वैल्यू लाई कर रही है, इंटीजर हो रही है या इंटीजर के बीच में वैल्यू लाई कर रही है, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अब देखो सवाल मान लो कि दे दिया मैंने y इक्वल टू फ्रैक्स, ये आपका साइन ऑफ कॉस x ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस x, और ये तब है जब x नॉट इक्वल टू 0 है और इसकी वैल्यू 0 है, जब x इज इक्वल टू 0 है। सवाल कह रहा है चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। कोई बात नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं है। अपन लोग फिर से अट्रैक्शन है इस बार, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आया है तो अट्रैक्शन आया है तो अपन LHL RHL यूज करेंगे। मतलब LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 0 बराबर फाइनाइट। मैं फाइनाइट लिखना नहीं बोल रहा हूँ, मैं पता है अब तक आपको याद हो गया होगा, फिर भी मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं गलती से भी मिस हो गया तो सवाल पूरा बंटा डाल हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। चलो देखते हैं, LHL निकालते हैं। पहले f ऑफ 0 तो लिख ले कितना है, सवाल ने f ऑफ 0 अपनी तरफ से 0 दे रखा है, ये आपका सवाल में गिवन है। देखो यहाँ पे x ऑफ 0 इक्वल टू 0। अब हम बात करने वाले हैं साइन LHL निकाल रहे हैं। LHL के लिए मैंने कहा था कि पुट कर देंगे x के जगह पे 0 माइनस h। देखना इस बार थोड़ी सी चीजें मैं थोड़ा बदल के देखूंगा, थोड़ी सी देखने का मेरा तरीका अलग हो जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ कॉस ऑफ 0 माइनस h अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ 0 माइनस h। अभी तक तो मैं इसको माइनस बोलता है सब खा पी गया, सब खत्म हो गया, बट हम चाहते हैं कि 0 माइनस h की मैं वैल्यू एक्चुअल में देखूं कॉस के कितनी वैल्यू है और उसी के हिसाब से इसके आगे की लिमिट लगाऊं। देखो मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह में मैं आपको कॉस का ग्राफ बना देता हूँ। देखो कॉस का ग्राफ आपका बन जाएगा ऐसे, कॉस का ग्राफ बन गया, ये वाली वैल्यू है 0, ये है 0 पे इसकी वैल्यू है 1। अब देखो 0 से पीछे मतलब कहीं यहाँ और 0 से आगे मतलब कहीं यहाँ, ये 0 प्लस है और ये 0 माइनस h है और ये 0 प्लस h है। तो देखो 0 से पीछे की वैल्यू क्या 1 से कम हो जा रही है क्या, और 0 से आगे वाली वैल्यू भी इससे 1 से कम हो जा रही है। मतलब जो ये पूरी वैल्यू है वो अंदर में मैं लिख सकता हूँ कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन में, अब ये कह सकता हूँ कि ये जो अंदर है वो 1 से कम हो रहा है। बस नीचे में 1 प्लस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1 से कम हो रहा है, और 1 से कम तो ये तो 1 से कम होगा तो 0 ही इसके पास चॉइस है होने का। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो गया साइन 0 नीचे में 1 प्लस 0 और साइन 0 की वैल्यू फिर अगेन 0 हो गई तो ये आ गया 0। बोला बच्चों का समझ में आ गई, ये हो गया 0। अब जरा राइट हैंड लिमिट हम निकालने चल रहे हैं। राइट हैंड लिमिट यानी हम पुट करेंगे, बिल्कुल बेसिक सी बात वही 0 प्लस h पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन कॉस, साइन यहाँ पे हो जाएगा कॉस 0 प्लस h डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 0 प्लस h ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर। अब जरा बताओ बच्चों क्या है ये 0 प्लस h, 0 से आगे 0 प्लस h वैल्यू 1 से कम 1 से कम 1 से कम दिख रहा है। मतलब कॉस की वैल्यू फिर से हम लिखेंगे, यहीं पे लिख दे रहे हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन में कॉस ऑफ, ये जो वैल्यू है वो 1 से कम हो रही है और यहाँ भी वैल्यू 1 प्लस 1 से कम हो रही है वैल्यू, और 1 से कम का मतलब हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये 1 से कम आता है 0 1 प्लस 0 फाइनली फिर 0 आया। ध्यान से देखो इस बार LHL RHL f ऑफ 0 सब आ गया 0, मतलब फंक्शन क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस। क्या हो गया फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। तो ये आपका सवाल रहा कि देखो ये भी फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस। चलो फिर आगे थोड़ा बात करते हैं, नेक्स्ट पे बात करेंगे। अब तो आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है अपना
देखो फिर से मैं सवाल दे रहा हूँ कि थोड़ा सा सवाल का लेवल थोड़ा सा फिर से थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ लेवल, और यही पॉइंट ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ही पता करना है अपने को। तो देखो सवाल है नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ y इज इक्वल टू या एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 + 3 sin x, और इसकी वैल्यू आपकी मैंने ले लिया कि x की वैल्यू आपका है, मान लेते हैं 0 से 2 पाई, 0 और 2 पाई दोनों पे क्लोज इंटरवल है। तो मैं जरा सा अलग अलग कलर का चौक इस बार यूज करना पसंद करूंगा। तो अब मैंने ले लिया अलग अलग कलर के चौक। तो आप देखो जब मैंने आपको फंक्शन जब था ना, फंक्शन पढ़ रहे थे, तो फंक्शन पढ़ते समय भी मैंने इसकी बातें बता रखी थी आपको कि ऐसे जब भी चीज आएगा तो हम इसका ग्राफ बनाना इंपॉर्टेंट है। और ऐसे यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर साइन कॉस या कुछ ऐसे फंक्शन आएगा तो ऐसा आएगा जिसका ग्राफ आप जानते हो, ऐसा नहीं आ जाएगा जिसका ग्राफ ही हम नहीं जानते हैं कि पावर में समथिंग डाल के साइन इनवर्स एक्स और कुछ ऐसा डाल दे जिसकी का कि हम ग्राफ ही ना जानते हो। तो जो भी आएगा वो ऐसा फंक्शन आएगा बेटा कि ये आपका इसका ग्राफ आप जानते हो, मतलब इसका ग्राफ आप इजीली ड्रॉ कर सको, ऐसा फंक्शन आएगा। तो हमको इसका ग्राफ आता है 2 + 3 sin x का। क्या होता है ग्राफ? तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद ही हम इसकी कंटिन्यूटी या नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। देखो एक x एक्सिस हमने बनाया और एक y एक्सिस बनाया, ये y एक्सिस है। हमको 0 से 2 पाई तक के लिए जाना है। 0 पे वैल्यू देखो, ये वाली वैल्यू अगर 1 है, ये वाली वैल्यू अगर 2 है, ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू 4 है, तो कुछ 5 वैल्यू सबसे ऊपर आपका इससे कुछ वैल्यू 5 यहाँ हो जाएगा। और इसका जो ग्राफ बनेगा देखो 0 पे इसकी वैल्यू 2 होगी। आपको पता ही होगा कि साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स के ग्राफ में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स का ग्राफ 3 यूनिट मतलब 3 गुना हो जाएगा, यानी ऊपर नीचे, यानी y एक्सिस के अबाउट स्ट्रेच होता है, एक्सपेंड होता है। और 2 जोड़ने का मतलब ये पूरा ग्राफ 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया, मतलब यहां से स्टार्ट हुआ और ये ऐसे गया π/2 पे, ये आपका 5 यानी सबसे हाईएस्ट लिया, और फिर 3π/2 पे, पाई पे 0, पाई पे आपका 2, फिर ये 3π/2 पे ऐसे आते हुए सबसे लोवेस्ट आएगा और फिर ये आगे बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे फिर ये आपका 2π आते आते 2π आते आते ये 2 तक जाएगा, 2π आते आते देखो ये 2π पे वैल्यू इसकी 2 हो गई, तो ये इसका ग्राफ है 2π पे वैल्यू इसकी 2 हो गई। मैं जरा ठीक से ग्राफ बना दूं क्योंकि तभी इसका कॉन्टिन्यूटी वाला पॉइंट समझने में आसानी रहेगी, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी समझने में आसानी रहेगी। तो ये आपका हो गया। अब ये आपका 0 है, देखो ये सबसे हाईएस्ट पे जहां पे लिया है वो π/2 पे, आप देख भी सकते हैं कि π/2 पे वैल्यू इसकी 3 + 2 5 हो जाएगी। फिर आपकी ये पाई वाली वैल्यू देखो, पाई पे करते ही ये 0 दे देगा। फिर यहाँ वाली वैल्यू आपकी साइन की वैल्यू, दोनों वैल्यू 0 कहीं ऐसी जगह हो रहे होंगे, ये कहीं हो रहा होगा, ये भी कोई वैल्यू ही होगा। ऐसे ये वाली जगह आपकी हो जाएगी, ये वाली जो जगह हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी 2π, और ये वाली जो सबसे मिनिमम जगह है आप देखो साइन जो 3π/2 होगा, 3π/2 पे -3 तो माइनस मतलब -1 इंटू -3 हो जाएगा, +2 -1 आ गया, तो ये 3π/2 वाली जगह है। बट हमको इससे कम ज्यादा मतलब कि हमें नंबर ऑफ पॉइंट निकालना है, तो ये कौन सी जगह पे है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें तो ये बताना है कि कितने जगह ये ग्राफ टूटा होगा। एक्चुअल में ये ग्राफ तो अभी हम अंदर वाले का बनाया है, अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाया ही नहीं है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर के ग्राफ के लिए मैंने आपको बता रखा था कि आपको क्या करना है, जितने ग्राफ की हाइट है उनके बीच में जो भी इंटीजर्स हैं उन इंटीजर्स के लाइन को आप ऐसे इनके बीच की इंटीजर्स की लाइन को आप ड्रॉ कर लो। तो 1 वाली लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। देखो मैं थोड़ा साफ सुथरा रहने देता हूं, इन सब चीजों को साफ सुथरा रहने देता हूं मैं। तो ये हो जाएगा, ये आपका मैंने इसके ग्राफ को ये देखो ड्रा किया हुआ है, तो ये थोड़ा साफ रहने देता हूं। इसके लिए यहाँ पे ये 2π ही है,
तो ये हमारा बन चुका है। अब जरा देखो, तो हमने एक ये 2 वाली लाइन खींच लिया ये, और एक ये 1 वाली लाइन, इसके ऊपर ये 3 वाली लाइन। थोड़ा साफ ग्राफ रहेगा तो आपको देखने में फील आएगा इसका। ये फिर 4 वाली लाइन, 4 इंटीजर वाली, फिर ये 5 इंटीजर वाली लाइन जो कि सबसे टॉप मोस्ट होके गई है। फिर यहाँ पे -1 वाली इंटीजर वाली लाइन, ये -1 की हो गई। अब मैंने कहा था कि ये ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, तो किसी 2 पर्टिकुलर इंटीजर्स के बीच वाले ग्राफ को नीचे गिरा देता है ये ग्राफ को। तो देखो ये देखो, अब जो बनाने जा रहा हूं वो एक्चुअल में ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई करने जा रहा हूं। और अप्लाई करने का मतलब होता है कि किसी भी 2 इंटीजर के बीच का जो ग्राफ होगा वो नीचे वाली इंटीजर पे गिर जाएगा। जैसे मान लो ये इस पे डाउनफॉल हुआ, यहां तक ये डाउनफॉल हुआ, 0 से स्टार्ट किया और ये यहां तक ये डाउनफॉल हो गया। फिर यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 3 है। देखो यहाँ पे जो भी जगह है यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 है, मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो जाएगा। और ये सारा जो इनके बीच का ग्राफ है ये सारा डाउनफॉल हो गया, यहां से लेके यहाँ तक ये वाला ये। फिर यहाँ की वैल्यू आपका यहाँ पे आ गया। फिर ये सब का सब ये डाउनफॉल, ये पूरा का पूरा ये डाउनफॉल हो गया नीचे, यहाँ से लेके यहाँ तक। लकीली लेकिन ये बीच में एक जगह 5 को छुआ था, यानी 5 को टच किया था, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, फिर यहाँ वाला सारा ये सब नीचे गिर जाएगा, मतलब ये यहाँ से ऐसे बन के यहाँ पे बनेगा, फिर ये ऐसे बन के यहाँ पे बनेगा। देखो ये सब नीचे गिरेगा, फिर ये ऐसे बन के यहाँ से यहाँ तक जाएगा, क्योंकि ये सब नीचे गिर गया। फिर ये ऐसे बन के यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये ऐसे, और यहाँ पे ये क्लोज, यहाँ पे आपका इंक्लूड हो जाएगी वैल्यू। फिर ये सारी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक देखो ये सब नीचे -1 पे गिर गया है, ये सब के सब -1 पे गिर गया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक -1 पे गिर गया। आप देख लो यही -1 था, -1 से 0 के बीच वाला पूरा ग्राफ नीचे अपने नीचे वाले इंटीजर पे गिरेगा, तो ये सब के सब गिर गया। अब फिर आगे बढ़ा आगे, फिर ये 0 से 1 के बीच वाले इंटीजर का सारा ग्राफ इसके नीचे डाउनफॉल हुआ। तो यहाँ पे वैल्यू 0 और 0 से लेके यहाँ तक की वैल्यू ये फिर से 1, फिर से यहाँ से, और ये आपके देखो 2 है, 0 से लेके 2 वाला सारा ग्राफ यहाँ डाउनफॉल हो गया, और यहाँ पे वैल्यू ये हो गई। अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा देखो ये है, आप देखो इस पे सब चीजें अपने पास हो चुकी हैं, सब सारी बात आ चुका है। और ये सब देखो जो मैं इसमें खाली कर रहा हूं, तो यहाँ पे वैल्यू नहीं है, यहाँ पे वैल्यू नहीं है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो यह वाली वैल्यू जैसे ही यहाँ पहुंचेंगे, वैल्यू यहाँ पे पहुंचते इस ग्राफ के सारे यहाँ 3 होगा, 3 की वैल्यू 3 दे देगा। अब आपको नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पता करनी है। देखो 2 पे तो ये पूरा ग्राफ है, 2 पे भी है और 2 के राइट भी है, 2 पे भी और 2 के राइट है, और 2 के पीछे अपने को पता है, मतलब 0 के पीछे ये वाली 0 वाली लाइन है। तो 0 के पीछे से हमको मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमको दे ही रखा 0 से पीछे का मतलब ही नहीं है, हमने कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वहां 0 के पीछे पे बात ही नहीं कर रहा है। तो अब जरा बताओ देख के, क्या हम ऐसा आप कह सकते हैं कि 0 पे ये फंक्शन आगे की तरफ भी है, 0 पे है, दोनों पे वैल्यू सेम है, तो 0 पे कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन यहाँ पे एक जगह डिसकंटिन्यूअस, 2 जगह, 3 जगह, 4, 5, 6, 6, 7, 8, फिर यहाँ भी है, टूट गया, फिर यहाँ भी टूट गया, फिर यहाँ भी टूट गया। कितने जगह टूटा है काउंट कर लिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी 11th प्लेस ऐसी जगह है जहां पे ये फंक्शन टूटा हुआ है। फिर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 0 से 2 पाई। देखो यही 2 पाई 0 पे लेफ्ट वाले पॉइंट पे तो कॉन्टिन्यूअस था, लेकिन राइट वाले पॉइंट पे मतलब आखिरी वाले बाउंड्री पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन टूट चुका है। तो नंबर ऑफ, देयरफॉर नंबर ऑफ, सवाल में सिर्फ पूछा था कितने जगह पे डिसकंटिन्यूअस है, और ऐसे सवालों में सिर्फ यही पूछता है कि कितने जगह पे डिसकंटिन्यूअस है, ये नहीं पूछता है कि कहां है, वो पॉइंट नहीं पूछता है। तो हमको पॉइंट से मतलब भी नहीं है इस बार, हमको सिर्फ ये बताना है कि कहां कहां डिसकंटिन्यूअस है। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी
पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज इक्वल टू 11। फिर से एक बार इस चीज को फिर से मैं बता देता हूँ, पूरी चीज फिर से अगेन मैं आपको सामने एक बार रख देता हूँ कि क्या करते हैं ऐसे केसेस में। मैंने बता रखा है फंक्शन के टाइम पे, इसको मैंने क्लियरली आपको दिखाया था ग्राफ बना के थोड़ा सा, और मैंने बोला था कि बाकी चीजें हम कंटिन्यूटी में जाके और अच्छे से इसको ग्राफ बनाएंगे और इलाबोरेट करेंगे। क्या है कि सबसे पहले इनसाइड फंक्शन का ग्राफ बनाओ। क्या करना होता है, स्टेप क्या होता है, स्टेप सुन लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनसाइड फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी है, सबसे पहले ये देखो व्हाइट चॉक से जो ग्राफ बना है वो सबसे पहले इनसाइड फंक्शन का ग्राफ बना, पहली बात। सेकेंड जब इनसाइड फंक्शन का ग्राफ बना लेते हैं तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम हाइट देख लेते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम हाइट मतलब इसका रेंज, अंदर वाले का रेंज है 5 से लेकर -1 तक। और रेंज अब जो ही इसका रेंज है उनके बीच में वाई एक्सिस वाला -1 से 5 के बीच में जितनी इंटीजर्स पड़ेंगी उनका हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लिया। क्या, -1 से 5 के बीच में जितनी इंटीजर्स पढ़ी उन सबका हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लिया। खींचने के बाद देखो -1 वाली लाइन, फिर 0 वाली लाइन, फिर 1 वाली लाइन, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब फिर इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं कि यहां से आपका जो किसी भी दो पर्टिकुलर इंटीजर के बीच के ग्राफ अपने नीचे वाले इंटीजर पे गिर जाता है। यही तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की खासियत है कि आप देखते हो हमेशा वैल्यू पीछे लेके आता है। जैसे 3.2 है तो उसको पीछे लेके जाएगा 3 पे, -1.2 है तो उसको पीछे लेके जाएगा -2 पे। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर काम है कि आपने उसको पीछे करता है, मतलब नीचे खींच के लेके आया। और नीचे खींच के लेके आया तो ये देखो, आप देखो यहां से हम 0 से देखना चालू किए तो 0 पे पहला ग्राफ 0 से लेके इनके बीच में इतना है इंटीजर, इनके इंटीजर के बीच में तो ये सारा गिर गया। मतलब ये वाली जगह हो गई, ये जगह हो गई, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। एक्चुअल में पता है अगर मुझे अलग से ग्राफ बनाना होता तो मैं ये जो एक्चुअल में इसका ग्राफ है वो सिर्फ रेड वाला जो आपका ये जो आपकी जो भी ऑरेंज वाला या गुलाबी वाला जिसको ये क्या बोलते हैं इसको, जो भी जिस भी कलर का है, इस कलर का जो चौक है इस कलर का आपका ही सिर्फ आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर बना हुआ है। जो आपका इस कलर का आपका जो चौक है यही आपका सिर्फ बना हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर का। ध्यान देना। तो आपको नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पता चल गया 11th। अब आगे हम बात करते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल मान लो कि सपोज कि मैंने लिखा एक और ऐसे सिमिलर सवाल एक ऐसे करते हैं कि आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर में sin x प्लस cos x 0 से पाई तक। x की वैल्यू आपका है 0 से लेकर पाई तक। फिर से सवाल आपके सामने आ गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x प्लस cos x, x से लेके 0 से लेके पाई तक, ये आपका फिर से सवाल आ गया और पूछ रहा है कि कितने जगह पे डिसकंटिन्यूअस है। फिर से ग्राफ आपके सामने ऐसा फंक्शन दिया है इनसाइड फंक्शन जिसका ग्राफ आपको आता है। इसका ग्राफ कठिन बिल्कुल नहीं है, बेहद आसान ग्राफ है और हमने इसको कई बार आप लोगों ने बनाया होगा, एटलीस्ट 11th के ट्रिग्नोमेट्री में बनाया होगा। तो अब इसका फिर से हम ग्राफ ड्रॉ करने चलते हैं। देखो कैसे ग्राफ ड्रॉ होगा। मैं इसलिए 10 सेकंड वेट कर रहा हूँ ताकि आप सवाल को थोड़े से देख सकें, अच्छे से देख सकें। फिर से मैंने ग्राफ बनाना चालू किया। ये आप मेरा y एक्सिस रहा, ये आपका x एक्सिस रहा, x एक्सिस रहा, ये y एक्सिस रहा। अब बताओ इसकी 0 पे वैल्यू, ये 0 है तो 0 पे वैल्यू कहीं इसकी 0 पे देखो sin 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू 1, तो यानी ये 1 से स्टार्ट करेगा। फिर ये जाएगा, ये π/4 पे √2 ले लिया। देखो π/4 पे 1/√2 प्लस 1/√2, √2 मतलब कुछ वैल्यू ऊपर उड़ा, ऊपर उड़ते हुए π/2 पे ये वैल्यू, फिर से π/2 पे ये वैल्यू, देखो π/2 पे ये 1 ये 0, यानी π/2 पे 1 ले लिया। फिर पाई पे ये वाला -1 और ये वाला 0, मतलब पाई पे -1 चला जाएगा और ये चला गया। देखो यहाँ कहीं आपका 1 है,
यहाँ कहीं आपका ये वाला जगह -1 है, पाई पे वैल्यू आपका -1 ले लिया, ये वाली जगह आपकी पाई हो गया, पाई पे वैल्यू -1 है, क्लियर देख लो, 0 पे 0, पाई पे -1, क्योंकि ये देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू cos ऑफ पाई मतलब -1, साइन पाई मतलब 0, तो -1 आ गया। इसके अभी अनसाइड फंक्शन का मैं ग्राफ बना रहा हूँ इनसाइड का, तो ये -1 हो गया। और सबसे मैक्सिमम हाइट जो लिया है वो √2 लिया है। अब बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा सवाल आ रहा होगा कि सर जी sin x प्लस कॉस एक्स का आप पे बताए थे फंक्शन में कि sin x प्लस कॉस एक्स का रेंज होता है -√2 से +√2, हमने इसका पढ़ा था कि इसकी वैल्यू होती है -√2 से +√2, लेकिन आपने ये नहीं ध्यान दिया कि ये तब होता है जब x को भरपूर जाने का मौका मिलता है, मतलब x को और नीचे तक जाने का मौका मिलता है। कहाँ तक, कौन सी जगह तक, तो पाई से आगे 3π/4 तक, मतलब इसकी पता चला कि हमने आपका x के ऊपर बाउंड लगा के मान लो यहीं तक दे देते हम, तो उस केस में रेंज इसकी ग्राफ की हाइट ऑफ ग्राफ, ये भी तो मैंने बताया था कि हाइट ऑफ ग्राफ भी होगा, हाइट ऑफ ग्राफ 0 से लेकर √2 तक ही जाता, रेंज उसका तब कम होता। मतलब मैंने कहा था कि रेंज और डोमेन निकालने से पहले डोमेन निकाल लेना या डोमेन देख लेना, और ग्राफ बनाना, हाइट ऑफ ग्राफ निकालना या dy/dx मेथड से निकालना या जो भी मेथड हो, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये वाली जगह हमेशा नहीं होता है, वो x की वैल्यू एटलीस्ट इसके मैक्सिमम और मिनिमम हाइट अटेंड करने तक का x होना चाहिए। यहाँ पे x को रोक लिया है पाई तक, तो पाई तक वैल्यू -1 दिया, √2 नीचे जाता उसके लिए एक और पाई मतलब पाई प्लस π/4 वैल्यू की जरूरत पड़ती, वो नहीं है तो इसको हटा देते हैं। अब देखो जरा, ये √2 का मतलब होता है 1.414, कुछ ऐसा ही होता है। अच्छा, अब इसके ऊपर कहीं 2 होगा, मतलब अपने पास 1 से अब √2 से लेके और -1 के बीच में इंटीजर एक ही सिर्फ इंटीजर है, वो है 1, और हमने ये 1 की लाइन खींच लिया, ये 0 वाली लाइन ही है ही, और ये -1 वाली लाइन है ही, ठीक है। अब ये लाइन हो गई। अब जरा देखो ग्राफ मैं गिराना चालू करूंगा, देखो 0 पे वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखो ये सब वैल्यू 2 भी पहुंच ही नहीं रहा है, 2 ऊपर है, 2 पहुंच नहीं, तो ये सब के सब नीचे गिर जाएंगे यहाँ पे, ये सब के सब, ये ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक गिर गया, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा गिर गया, ये पूरा हो गया। फिर इसके नीचे वाला ये सारा ग्राफ अपने नीचे ले आके गिरा दिया, मतलब यहाँ पे ओपन, और यहाँ से ये सारा ग्राफ यहाँ तक गिर गया। फिर ये वाला ग्राफ यहाँ पे ओपन, और ये सारा ग्राफ गिर गया यहाँ पे, और यही की यही वैल्यू रह गई, आगे कहीं नहीं गया। नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना हुआ, काउंट कर लो। एक जगह पहली बार ये टूटा, इस बार जो भी ये आपका जो इस कलर का चौक है, यही आपका जो बना हुआ है ना, ये वाला और ये वाला और यही सिर्फ 3 ग्राफ आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का है। तो कितने जगह टूटा है, मात्र 2 जगह, सिर्फ 2 जगह, सिर्फ 2 जगह। तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज इक्वल टू CD फॉर सेट 2 है। तो ध्यान से देख लो, ग्राफ बनाना है, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन आएगा तो ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद हम लोग उसको पहले इनसाइड फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, फिर ये भी आप हमेशा इसको 2 पेन के से आप ये काम कर सकते हैं, 2 पेन के हिसाब से काम कर सकते हैं। 2 अलग अलग कलर का पेन ले ले, रेड पेन ले ले, और आप एक व्हाइट पेन, ब्लू पेन ले ले, फिर उसमें ग्राफ बनाए। पहले एक पेन से ये बनाए, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पेन आप ऐसे ग्राफ बनाते रहे, तो आपका पूरा का पूरा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनेगा। और उस ग्राफ को पहले इसको देख लेंगे कहाँ से कहाँ तक दिया है, फिर उसमें नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी काउंट कर लेंगे, ठीक है। चलो अब अगले सवाल की तरफ हम बात करेंगे। पहले हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं बच्चों। थोड़ा आसान सवाल लेते हैं। अभी तक हमने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पढ़ रहे थे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे काफी हमने बातें कर ली, और कुछ और सवाल, मतलब अभी कंटिन्यूटी का हम बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी अगले पोर्शन पे हम गए ही नहीं। अगले पोर्शन पे थोड़ी देर में चलेंगे, अभी अगले पोर्शन पे थोड़े बढ़ेंगे या नेक्स्ट लेक्चर तक आ जाएंगे अगले पोर्शन तक। अभी थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे सवाल आपका है कि फाइंड पॉइंट ऑफ discontinuity, find point of discontinuity of fx is equal to mod greatest integer x minus 1 modulus 1, ठीक है।
तो ये कह रहा है कि हमको आपको बताना है इन, और भी आगे है इन x बिलोंग टू 0 to 3, मान लो ये भी लिखा है इन x बिलोंग टू 0 to 3। तो 0 से 3 तक अपने को देखना है कि यहाँ पे देखो यही आ गया कि हमने आपको स्टार्टिंग में हेडिंग दिलवाई थी कि कंटिन्यूटी इन द इंटरवल, इंटरवल के बीच में हमें कंटिन्यूटी, लेकिन पूछ रहा है कि इस पूरे इंटरवल में फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ होगा। और हम इस पूरे पे अब देखेंगे कि जो हमने पॉइंट आप लिखाया था 7, 8, 10 पॉइंट लिखाया था, उसमें से एक पॉइंट था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस वेयर इनसाइड फंक्शन बिकम 0, यानी ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस वहां होगा जहां पे अंदर वाला फंक्शन 0 हो जाएगा। तो पहले बताओ कि इसके चांसेस क्या है कि f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस वेयर, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस 1, ये वाला जहां पे 0 हो जाए इज इक्वल टू 0, तो ये मतलब ये वाला का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1। और ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 के मतलब ये हो जाता है कि अगर थोड़ा ठीक से लिखूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 इज इक्वल टू, एक्चुअल में और भी थोड़ा ठीक से कर लेता हूं इसको, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़ आपके लिए। कि आप देखें यहाँ पे तो अंदर वाला फंक्शन एक्चुअल में ये जो लिखा है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर x, वहां पे, अच्छा मैं बोल रहा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है जहां पे इंटीजर होता है, सॉरी मुझसे मिस्टेक हुआ था, 0 नहीं इंटीजर होता है, मैंने लिखाया था कि जहां पे इंटीजर होता है। तो अंदर वाला जहां पे इंटीजर होगा मतलब x माइनस 1, ये वाली जो वैल्यू है इसके अंदर में, तो ये वाला अंदर वाला x माइनस 1 इज इंटीजर, जहां पे इंटीजर होगा वहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा। इसको जरा ठीक से लिख लेते हैं, x माइनस 1 को लिखने का तरीका है x माइनस 1। आप प्रॉपर्टी जानते होंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर से इंटीजर बाहर निकल जाता है। फंक्शन में मैंने बताया था कि x1 को बाहर निकाल के डब्बा बंद कर लिया, एक को बाहर निकाल, इंटीजर को बाहर निकाला, डब्बा बंद कर लिया, अपना दरवाजा खोला, बाहर निकाला, डब्बा बंद किया, तो इंटीजर बाहर आ गया। अब बताओ ये इंटीजर कहां होगा, इंटीजर एट x इज इक्वल टू 0 से 3 तक देखना है, 0, 1, 2, 3। तो अब एक बात यहां से ध्यान देने वाली बात है, देखो रिमेंबर ये तो सबका आ गया 0, 1, 2, 3, ये तो 3-4 पॉइंट सब लोग निकाल लिए होंगे कि सर हाँ सर इतने जगह पे डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन एक बात ध्यान देना, अभी हमने पिछले 2 ग्राफ बनाया था उसमें हमने देखा कि जो ये आ रहे थे पॉइंट्स, उसमें जो लेफ्ट वाला पॉइंट हो रहा था वहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं हो रहा था, कंटिन्यूअस हो जा रहा था, राइट वाले पे डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा था। तो मतलब बाउंड्री पॉइंट पे हम श्योर नहीं है कि बाउंड्री पॉइंट पे होगा क्या, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, तो आपको चेक करना पड़ेगा। रिमेंबर इन द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF टाइप क्वेश्चन, GIF या फ्रैक्शनल पार्ट दोनों, FPF मतलब फ्रैक्शनल पार्ट टाइप क्वेश्चन ऑलवेज चेक एट बाउंड्री पॉइंट। जो इसका बाउंड्री पॉइंट होगा उस पे चेक करने की जरूरत है, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट में कहीं पे लेफ्ट वाला जगह अवेलेबल ही नहीं है, कहीं पे राइट वाला जगह नहीं अवेलेबल है। तो अगर लेफ्ट नहीं अवेलेबल है, राइट नहीं अवेलेबल है, तो हम श्योर नहीं है। इसलिए जब भी सवाल आपका आएगा इस टाइप का, तो उस पर लेफ्ट या राइट बाउंड्री हमको चेक करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे अब हम चेक करते हैं लेफ्ट बाउंड्री पे, लाइक अब नाउ चेक करते हैं, इसको आप बढ़िया से रख लेना कि हाँ ये हमको याद रखने वाली बात बताई गई है, सर ने याद रखने वाली बात बताई है ये बात, तो इसको याद रखना है। तो हम चेक करेंगे, चेक एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 0 पे क्या होना चाहिए, f ऑफ 0 बराबर f ऑफ 0 निकालते हैं, सीधे सीधे 0 पुट कर दो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 माइनस 1, ये हो जाएगा मॉडुलस, ये हो जाएगा -1, बाहर आएगा -1 इंटू -1 मॉडुलस, दोनों मिलके 1 हो गया। f ऑफ 0 माइनस निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 माइनस h माइनस 1, फिर यहाँ पे 0 माइनस h माइनस 1 मॉडुलस इज इक्वल टू, देखो 0 माइनस h माइनस 1 माइनस h, मतलब कि आप ऐसे सोचो
नंबर लाइन सिस्टम है, -1 0 1, और ये -1 में -h जुड़ रहा है तो थोड़ा सा इधर कहीं आएगा, -1 -h इधर कहीं आएगा, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पीछे लौटा के दे देगा -2 पे। तो ये हो जाएगा आपका -2 इंटू यहाँ पे -h-1, और जैसे ही हम लिमिट पुट करेंगे इसमें, तो लिमिट पुट करते ही -2 इंटू -1, क्योंकि h इक्वल टू 0 पुट करेंगे, h को टेंडिंग टू 0 है तो पुट किया, तो यहाँ पे आ गया आपका 2। और देखो आगे अपने को चेक करने की कोई मतलब नहीं है, हमने f ऑफ 0 निकाला, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, कि लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट ही आपका। अच्छा एक और बात है, क्या यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकाल सकते हैं? क्या बताओ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का हमारे पास कोई मौका है क्या? सामने वाले ने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए बोला हुआ है तो नहीं निकाल सकते हैं, ये वाली चीज हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 से पीछे अपने पास अवेलेबल ही नहीं है, तो हमको लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकालना है, इसको हटा देते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना ही नहीं था, अपने को क्या निकालना है? राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो राइट हैंड लिमिट निकालना है सिर्फ और सिर्फ क्योंकि 0 से आगे अवेलेबल है, 0 से 3 इंटरवल दे रखा है, 0 से 3 में 0 से पीछे अवेलेबल नहीं है, तो हम राइट हैंड लिमिट मतलब f ऑफ 0 प्लस, और 0 प्लस का मतलब ये हो जाएगा 0 प्लस h-1 ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर। स्टिल आप -1 बाहर कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। 0 प्लस h-1 मॉडुलस, फिर आप देखो यहाँ पे ये हो जाएगा, देखो -1 प्लस h, देखो मैं जरा दिखाता हूँ, यहाँ कहीं -1 है, यहाँ कहीं 0 है, यहाँ कहीं आपका 1 है, -1 में थोड़ा h जोड़ेंगे तो इधर कहीं -1 प्लस h हो जाएगा, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पीछे ले आके गिराता है तो -1 पे गिर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटू h-1। अब h टेंडिंग टू 0 पुट किया तो -1 इंटू -1, मॉडुलस में आंसर आ गया 1। जरा देखो तो सिर्फ यही दो निकालना था, f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू 1, मतलब कॉन्टिन्यूअस। 0 पे क्या आ गया? ये कॉन्टिन्यूअस, 0 पे कॉन्टिन्यूअस आ गया। अब बात करेंगे 3 पे, अब x इक्वल टू 3 पे, x इक्वल टू 3 पे मतलब f ऑफ 3 निकालेंगे, f ऑफ 3। स्टिल देखो ये फंक्शन यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे x के जगह पे 3 पुट करेंगे तो मॉडुलस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 - 1 इंटू 3 - 1, 3 में से 1 गया 2, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 3 में से 1 गया 2, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 का वैल्यू 2 ही रह जाएगा, तो 2 इंटू ये ब्रैकेट की वैल्यू 2, यानी फाइनल आंसर हो गया 4। अब यहाँ पे आप ध्यान दो तो अपने पास 0 से 3 तक अवेलेबल इंटरवल है, इसमें 3 से पीछे लेफ्ट हैंड लिमिट भी अवेलेबल है, मतलब LHL निकाल सकते हैं, मतलब f ऑफ 3 माइनस निकाल सकते हैं, मतलब x के जगह पे 3 - h-1, और ये हो जाएगा आपका 3 - h-1। अब यहाँ पे दिस इज इक्वल टू, बेटा देखो ये मत सोचना कि सर h इक्वल टू कहाँ से क्यों 0 रख दिया, क्योंकि हमको ये वही हमेशा 0 का मतलब यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 चल रही है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 हम इतने बार कर चुके हैं कि अब उसको लिखना हम नहीं पसंद कर रहे हैं, बस इतना ही है, लेकिन यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 चल रही है। अब जरा देखो 3 में से h 3 - 2 हो गया, ये 2 - h, ये हो गया 3 - h-1 ना, ये भी लिख सकता हूँ मैं 2 - h। अब देखो 2 में से h मतलब 2 में से थोड़ा सा कम, 2 से थोड़ा सा कम, 2 से थोड़ा सा कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2 से थोड़ा सा कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, यानी यहाँ पे हो गया आपका 1 इंटू 2 - h। जैसे ही लिमिट पुट किया तो यहाँ पे तो 1 तो बन रहा है, ये आपका 1 इंटू 2 आंसर आ गया 2। क्या यहाँ पे f ऑफ 3 इक्वल टू f ऑफ 3 माइनस आया? क्या नहीं आया, मतलब डिसकंटिन्यूअस, मतलब आपको फाइनली आंसर मिला कि डिसकंटिन्यूअस। यहाँ पे मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो आंसर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि पॉइंट ऑफ मतलब डिसकंटिन्यूअस एट सिर्फ x इक्वल टू 1 2 3, मतलब आपके पास आया है
पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 1 2 3 जीरो नहीं है, ध्यान देना जीरो नहीं है, जीरो पे कॉन्टिन्यूस हो गया, वजह राइट हैंड लिमिट है इसकी। और ये आप मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के सवालों में, राइट हैंड वाली जो लेफ्ट वाली वैल्यू होती है जहां पे राइट हैंड लिमिट और जीरो यानी एफ ऑफ वैल्यू ऑफ लिमिट निकालना होता है, वो दोनों बराबर होती है, कॉन्टिन्यूस होता है। लेकिन जो दूसरे वाले जो बाउंड्री पॉइंट होता है, राइट साइड वाला बाउंड्री पॉइंट पे, उस पे फंक्शन जनरली डिसकंटिन्यूअस आता है, जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। ये कोई रूल नहीं है, लेकिन ऐसा मैक्सिमम ऑफ द टाइम पे होता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला सवाल है अपना, अगला सवाल है कि सवाल मान लो लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 5x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x एंड x इन बिटवीन ज्यादा नहीं 0 से 1 है, दोनों पे क्लोज इंटरवल है। फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, तो कहाँ हो जाएगा बच्चों, सिंपल सी बात है कि जहां पे ये वाला इंटीजर होगा, अंदर वाला जहां पे इंटीजर होगा, एंड जहां पे ये 3x में ये वाला इंटीजर होगा, जहां पे दोनों जहां इंटीजर होगा वहां ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो चलो पहला निकालते हैं। 5x का पहला इंटीजर 0, मतलब x बराबर 0 चलेगा, दौड़ेगा। 5x बराबर 1, x बराबर 1/5 ये भी दौड़ेगा। 5x बराबर 2, x बराबर 2/5 ये भी दौड़ेगा। 5x बराबर 3, x बराबर 3/5 ये भी चलेगा। 5x बराबर 4, x बराबर 4/5 ये भी चलेगा। 5x बराबर 5, x बराबर 1 ये भी चलेगा। इसके बाद आपको समझ आ रहा होगा कि मेरे के लिए कोई काम का नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि इसके बाद वो सब x से बाहर हो जाएंगे। 3x में 3x इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 0 ये भी चलेगा ये। फिर 3x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/3 चलेगा। 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3 चलेगा। x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1 चलेगा। और आगे लेके जाऊंगा तो मेरे किसी काम का नहीं है। मतलब टोटल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आएगा, मतलब टोटल प्रोबेबल, मैंने प्रोबेबल वर्ड क्यों यूज किया कि शायद अब हम एक बात सीख चुके हैं कि जो बाउंड्री पॉइंट होते हैं वो कंटिन्यूअस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो टोटल प्रोबेबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज इक्वल टू 0 है, 1/5 है, 1/3 है, 2/5 है, 2/3 है, 3/5 है, 4/5 है, 1 है। लेकिन हमको कहाँ चेक करने की जरूरत पड़ेगी इसमें, तो दो जगहों पे चेक करने की जरूरत पड़ेगी। बाकी तो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 1/3, 2/3, ये जो आपके टोटल जो 6 पॉइंट दिख रहे हैं, ये 6 पॉइंट, इन पे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही होगा, डिसकंटिन्यूअस ही होगा। 1 2 4 6 पॉइंट पे, ये लास्ट के बाउंड्री पॉइंट पे हमें चेक करने की जरूरत पड़ेगी। तो चेक एट बाउंड्री पॉइंट, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। पहले x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं। x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे। बेटा बताओ, 0 से 3 ही बस अपने पास 0 से 1 अवेलेबल है, तो 0 का राइट अवेलेबल है, तो यहाँ पे राइट कंटिन्यूअस हो जाएगा 0 प्लस, ये चेक करेंगे। तो चलो f ऑफ 0 निकाला जाए। f ऑफ 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर था 5x प्लस 3x, वैल्यू पुट कर दिया, फ्रैक्शनल पार्ट था यहाँ पे, वैल्यू पुट कर दिया, ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, ये हो गया 0। शानदार। 0 प्लस मतलब 5, 0 प्लस h प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, 0 प्लस h, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 प्लस h, ये आपका आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर 5h प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3h। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि ऐसे केसेस में
आपका 5h का मतलब h एकदम स्मॉल नंबर है, उसमें 5 से मल्टीप्लाई करो, बहुत कोई बढ़ेगा नहीं, कोई ऐसा नहीं कि खास वो 5 से मल्टीप्लाई करके बहुत 1 या 2 या बहुत ज्यादा हो जाएगा, कुछ बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। मतलब ये 5h की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 प्लस, अच्छा मैं एक बात आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h जो होता है वो h हो जाता है, ये मैंने बता रखा है ये बात। तो आपका 3h भी वैसे ही बाहर निकल गया 3h, और लिमिट h टेंडिंग टू 0 पुट किया तो 0 हो गया। मैंने बोल दिया 3h इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ पे लिमिट मैंने नहीं रखा, जबकि मैंने बोला हूँ कि यहाँ पे लिमिट चल रही है, साथ साथ लिमिट h टेंडिंग टू 0 चल रहा है, पूरे हर जगह चल रहा है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब जरा बोलो क्या यहाँ पे f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस आ गया, मतलब यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस हो गया, मतलब यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस नहीं रहा, मतलब एक पॉइंट तो कम हो गया। अगला पॉइंट पे बात करते हैं, x इक्वल टू 1 पे बात करते हैं। x इक्वल टू 1 के लिए f ऑफ 1 निकालेंगे, f ऑफ 1 का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5 ऑफ x प्लस नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 इंटू 1। और आप एक बात बच्चों जानते हो कि ये तो 5 का 5 बाहर निकल जाएगा, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट होता है 0, और ये हो गया 0, यानी वैल्यू हो गई 5। अच्छा यहाँ पे लेफ्ट अवेलेबल है, राइट नहीं अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है, लेफ्ट अवेलेबल है, क्योंकि 0 से 1 में जाते हो तो 1 के पीछे अवेलेबल है। तो इस बार हम निकालेंगे f ऑफ 1 माइनस, f ऑफ 1 माइनस का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर में 5 1 माइनस h प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में 3 1 माइनस h। अच्छा आगे 5 तो हो जाएगा 5 माइनस 5h और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में 3 माइनस 3h, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट में 3 माइनस 3h। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर में से 5 में से थोड़ा सा कम, देखो मैं आपको यहाँ पे कई सारी चीजें बता देता हूँ और फंक्शन की कई सारी चीजें याद दिला देता हूँ। एक तो ये भी हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में से हमेशा क्या करता है, इंटीजर को बाहर निकाल देता है। एक तो ये फंडा जानते हैं, एक फंडा जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर को खा जाता है, फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर को खा जाता है। मैंने क्लियरली बोल रखा था कि मतलब उसको गायब कर देता है, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब r प्लस x फ्रैक्शनल पार्ट में इक्वल टू सेम एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ r। ये वाली प्रॉपर्टी अगर मैं कहीं लिख दूं, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ r प्लस x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, अगर r इंटीजर है तो। ये वाली प्रॉपर्टी याद करो, मैंने लिखाया था स्टार्टिंग में आपको फ्रैक्शनल पार्ट जब पढ़ा रहा था तो यहाँ पे हो गया 5 में से 5h घटा देंगे तो यहाँ पे 5 में से थोड़ा सा कम, 5 से थोड़ा सा कम और 5 से थोड़ा सा कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 हो जाएगा, प्लस 3 खत्म हो चुका है और यहाँ पे बचा गया है माइनस 3h। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखाया था कि माइनस h का ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट होता है 5, ये देखो 4 है, 4 प्लस माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिखा था 1 माइनस h, तो 1 माइनस 3h। और जैसे ही लिमिट पुट किया h इक्वल टू 0 तो ये आ गया 4 प्लस 1 5 और ये तो 0 हो गया। देखो मैंने कहा था मोस्ट प्रोबेबली राइट वाला जो बाउंड्री पॉइंट होती है वो डिसकंटिन्यूअस होती है, लेकिन यहाँ पे हेयर आपको दिख रहा होगा ये दोनों बराबर आ गया, मतलब ये भी कॉन्टिन्यूअस हो गया। देखो ये भी 5 वो भी 5 कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो आपका हो गया यहाँ पे, मैं आंसर लिख देता हूँ अब फाइनली। देखो मैंने फाइनली आंसर लिख दिया कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गई। देखो कहा क्या क्या हो गया, देखो बोर्ड आपके सामने है, 1 पे कॉन्टिन्यूअस और 0 पे कॉन्टिन्यूअस, 0 और 1 दोनों पे कॉन्टिन्यूअस हो गया, बीच के सभी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो रहेगा। आप चेक कर लेना किसी भी पॉइंट पे, तो बीच के सारे पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। 1/5, 1/3, 2/5, 2/3, 3/5 और 4/5। ये 1 2 3 4 5 6 सिर्फ 6 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। सवाल बढ़िया है, आई होप मजा आया होगा। इसमें काफी बढ़िया सवाल है, मतलब ये सवाल आपको, ये सवाल वो सवाल है कि जिसके किसी के मन में एक धारणा बन जाती है कि सर ने अभी तक जितने सवाल कराए हैं उन सवालों में लेफ्ट वाला जो पॉइंट है वो
कॉन्टिन्यूअस हो जा रहा है, लेकिन जो राइट वाला पॉइंट है वो डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है। ये सवाल उस धारणा को गलत कर देता है। इसीलिए मैंने आपके लिए एक कोई पैटर्न सेट नहीं किया कि नहीं बेटा ये आप यही याद रखो कि लेफ्ट वाला कॉन्टिन्यूअस और राइट वाला डिसकंटिन्यूअस। नहीं, ये जरूरी नहीं है। ये आपके सवाल कभी किसी भी समय पे डिपेंड करता है कि क्या आया है सवाल। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बीच के बाउंड्री के बीच के पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस तो पक्का है, बाउंड्री के बीच के पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस पक्का है, लेकिन राइट और लेफ्ट यानी जो बाउंड्री पॉइंट है वहां पे कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। ये रहा आपका उसका एग्जाम्पल, उस सवाल का ये रहा एग्जाम्पल।